दोनों के लिए आगे के रास्ते आसान हो जाए। अगर इस वक्त में हम ये काम करते हैं तो शायद पाकिस्तान के अवाम को सारी सियासी जमातें एक बहुत बड़ा इत्मीनान देने में कामयाब होगी। तो मेरे ख्याल में सिविल मिलिट्री रिलेशन मुश्ताक साहब, बशीर साहब, उसके बाद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद साहब का, मियाँ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का और तमाम इनके रफ़क़ा का, सारे दोस्त है, मरियम साहबा और पूरा डेलीगेशन था, साथ भाई यहाँ हमारे साथ हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छी हॉस्पिटैलिटी, हमें बहुत ऑनर से नवाजा और मेज़बानी की, मेहमानों वाला अच्छा बर्ताव किया। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ आपसे कि पाकिस्तान इस वक्त ठीक नहीं है और पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि रोज़ाना आप एक नई बुरी खबर सुनते हैं, दुनिया तज्जिए कर रही है, तो ये कोई अच्छे आइडियल हालात तो नहीं है। आज इस क्राइसिस में अभी मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा कि भाई कौन लेकर गया, कैसे लेकर गया, इसको निकालना कैसे, उसको किसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने निकालना है। हम सब ये जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं लोग उनको, रह भी जो उनको तजुर्बात हो गए हुकूमत में रहने के, निकाले जाने के, वो किसी और को शायद नहीं हुए। तो आज पाकिस्तान को हम ये रूदाद लेकर आए हैं यहाँ पर कि भाई इस मुल्क को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की जरूरत है और वो फैसले पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने करने। यहां पर अब इंतखाबात या अलायंस इस बात पे नहीं होगा कि भाई किसके पास क्या वजारत जानी है, किसको, इसका मौका ही नहीं आना। पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप रूटेड हो गए कि अगर हमने लोगों को उन मसाइल से बाहर निकालने और हमेशा के लिए निकालने का कोई लाएमल मुश्तरका तैयार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, तो हम सब लोगों की शायद ये आखिरी बारी हो, अजीब ही सूरत हाल होगी। तो हम ये सिंध से आए हैं, सिंध के बड़े शहर कराची से आए हैं ये बताने के लिए कि हमारा शहर जहां पर हमारे पास 40 सालों से मैंडेट है, वो शहर पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू कमा कर देता है, आज भी दे रहा है। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का कि अगर कोई चाबी है तो वो शहर को फीड करके उसको उसका ड्यू शेयर देकर है, ताकि हम उससे पूरे पाकिस्तान को निकालेंगे। आज की इकोनॉमिक सूरत हाल से अगर कोई IMF नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है, लेकिन कराची जो कि दूध देने वाली गाय है उसको चारा तो खिलाओ। हमने अपनी बात रखी है यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी है इस बात के कहने में कि साथ भाई की लीडरशिप ने, मियाँ साहब ने और तमाम इनकी क़यादत ने हमारी बातों को न कि सिर्फ सुना है, उनको एंडोर्स किया है और इसी वजह से मुश्तरका बात हुई कि हम इस पाकिस्तान, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई जाती बात नहीं हुई है, कोई पार्टी की लेन देन की बात नहीं हुई है, टोटल जो है वो पाकिस्तान के अवाम की बात हुई है। मियाँ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की भी बात की है, कश्मीर के भी लोगों की बात की है, कराची के भी लोगों की बात की और पंजाब, खैबर, पूरे पाकिस्तान की बात कर, दुख के साथ बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों को आज जो ये फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं फेस करना चाहिए उनको। इससे अच्छी लाइफ हम डिजर्व करते हैं और हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज ये मौका है। MQM आज अपनी तमाम तर रोलर कोस्टर ड्राइव से होती हुई, राइड से होती हुई आज एक बहुत मुनज़्ज़म मुत्तहिद ऑर्गेनाइजेशन है। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला अपने मैंडेट पे वापस जाएंगे। 2013 में कराची में 20 सीटों में से 17 सीटें MQM ने जीती थी। हम उस पोजीशन पे वापस जाएंगे और पाकिस्तान को चलाने बनाने के लिए जो भी इक़दामात हैं PMLN के, मियाँ साहब के, हमने ये तय किया है कि हम आपस में मिलकर पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, मुश्तरका कोशिशें करेंगे। शुक्रिया। बशीर मेमन साहब। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के कायद का शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह का करम और मेरी पार्टी के कायद का मुझ पर एतमाद
اور ان کے سارے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا مجھ پر اعتماد کہ مجھے مسلم لیگ نواز کو سندھ میں لیڈ کرنا چاہیے. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. ظاہر ہے اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد متحدہ کے دوست بھی وہاں پہ تھے موجود, ان کے ساتھ بھی باتیں ہوئی. میاں صاحب نے وہی بات ہے کہ لواری ٹنل سے لے کر کے گلگت کے لوگوں سے لے کر کے مہنگائی سے لے کر کے اکانومی کی ہی بات کی, جو وہ شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کا جو ویژن ہے وہی ہے کہ پاکستان کو ترقی کرانی ہے. 2017 میں جو سفر جہاں پہ چھوڑا تھا, جو آدھا ہوا تھا, ابھی اس کا مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں پاکستان میں کہ پاکستان میں ترقی کی رفتار 5.8 سے زیادہ ہوگی, 6% پلس ہوگی ہماری جو ترقی کی شرح کی رفتار. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے, ہمیں سخت وہاں پہ ہمیں جو ہمارے بھائی ہیں ایم کیو ایم کے, وہ بھی ہم خیال جماعتوں سے بھی انشاءاللہ وہاں پہ اطاعت کریں گے. بہت جلد آپ اچھی خبریں سنیں گے کہ ہم خیال جماعتیں وہاں پہ سندھ کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. فاروق بھائی, سول ملٹری بشیر بھائی آپ کی بات ہو گئی اور کرنی ہے آپ نے. اب فاروق بھائی آپ ادھر آ جائیں گے. کیسے فاروق بھائی دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ دونوں جماعتوں نے سول ملٹری ریلیشن میں انجوائے بھی کیا ہے اور ڈسے بھی گئے ہیں ماضی میں, تو اس کو کیسے انشور کریں گے؟ یار آج ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں سول ریلیشن نا, پہلے اس پر بات کر لیں, بعد میں باقی بات. آپ کے 3 افراد ہیں, کیا ایم کیو ایم کے پاکستان کے پوری آپ نے کمیٹی سے فیصلہ لے کر آئے تھے کہ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے, اور کس حد تک یقین ہے کہ نواز شریف صاحب اب جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کر پائیں گے؟ ہمارا کنوینر ہمارے ساتھ آئے ہیں اور دو سینئر ڈپٹی کنوینر ساتھ آئے ہیں. پوری ایم کیو ایم یہ پوری ایم کیو ایم ہے, اور جو ہے وہ ہم مینڈیٹ لے کر آئے. یہ بتائیے گا کہ اب پہلے پی ڈی ایم بنی تھی 16 ماہ چلی, ابھی بشیر میمن صاحب نے کہا کہ ہم خیال جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, تو کیا پیپلز پارٹی بھی آپ کے ہم خیال میں شامل ہو جائے گی یا ایم کیو ایم اور نون لیگ ہی چلے گی مسئلے کے اندر بھی؟ آپ نے بھی سوال کرنا کہ وہ بھی ساتھ ہی کر لیں. میرا سوال بات لے لیجیے. اللہ ملنا کہ مختلف ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہم 8 فروری کا الیکشن ایک رواداری کے ماحول میں لڑنے جا رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی ریلیشن شپ کا, سچی بات یہی ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو رہے تھے آج سے 1.5 سال پہلے, تبھی ہمارے مابین یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ ہم اگر اللہ کو منظور ہوا تو انتخابی عمل میں اکٹھے جائیں گے. ابھی جیسے کہ بشیر میمن صاحب نے کہا ہے, باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں, ابھی چونکہ سندھ اسپیسیفک بات ہو رہی ہے, ان سے بھی ہمارے روابط ہیں, بات ہوگی, اور انشاءاللہ چند دن میں آپ کو جیسے انہوں نے کہا اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. جہاں تک ایسے نہیں, جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ایک لمبی ہسٹری ہے, ایم کیو ایم کی اور ان کی بھی ریلیشن شپ کی ایک ہسٹری ہے. ہمارے سماجی تعلقات بہت اچھے ہیں, ہم بالکل بھی اپنے سماجی اور سیاسی تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض دوست جو پیپلز پارٹی کے ہیں, ان کی جانب سے کچھ فائر ورکس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں اس کا جواب نہ دیا جائے. اب جب آپ سندھ کی پالیٹکس کے اندر جائیں گے تو پہلا بنیادی فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کو, ایم کیو ایم کو, اور اگر جمعیت علماء اسلام سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم ان کے ساتھ اتحادی ہیں, ابھی باتیں ہونی ہیں مزید, لیکن میں یہ پیش کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح وہاں ایک اور سیاسی قوت ہے جو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہے, بڑی اہم سیاسی قوت ہے, جی, تو وہ ان سے بات ہوگی, اور اگر یہ سارے احباب مزید کسی کو ساتھ لینے پر آمادگی کا اظہار کریں گے تو اس پہ بھی غور ہو جائے گا. یہ پری میچور ہے اس وقت یہ فیصلہ کرنا, ابھی ہم پہلے اکٹھے آپس میں ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا آئندہ وزیر اعظم بلاول نے کہا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور سے نہیں ہوگا, ان کا اشارہ سندھ کی طرف ہے, کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ جو ہے وہ 13 جماعتوں کے اتحاد میں رہی, پیپلز پارٹی کون سی ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ اتحاد ممکن نہیں ہے؟
अच्छा, अभी तो ये प्री मैच्योर है, किसके साथ इत्तेहाद नामुमकिन है, जिनके साथ मुमकिन है उनके साथ खड़े हैं, और जिनके साथ अगले दिनों में मुमकिन होगा वो भी आपको नजर आएगा। और आपने कोई सवाल किया? बिलावल भुट्टो ने कहा था कि लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा इस दफा। देखिए, मजाक जवाब दूंगा। मैं भी इसमें एक जवाब दे देता हूँ। गुजारिश ये है कि हम बिलावल साहब को कुछ कहने से रोक तो नहीं सकते, वो एक आज़ाद आदमी है, जो चाहे कहें। आप पॉलिटिकल वर्कर, आप ग्रास रूट से आए हैं, आप स्टूडेंट लीडर रहे हैं, ग्रास रूट से आए हैं। ये भी बहुत बड़े स्टूडेंट मैं तकरीबन 15-16 साल जर्नलिज्म कर चुका हूँ। 30 साल से जो मुस्लिम लीग नून के लोग मारे खा रहे थे और मुस्लिम लीग नून का परचम लेके सिंध और कराची में खड़े थे। एक सरकारी ब्यूरोक्रेट आता है, उसमें क्या सलाहियत थी उस वक्त थी जब वो अपने ओहदे पे था, या आज आपने कुछ जज किया कि उनको उठा के सिंध का सदर बना दिया है? वो वर्कर कहाँ जाएगा जो साल से मारे खा रहा है? गुजारिश ये है, बशीर मेमन साहब पर हमारी नज़र तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन ये हमारे काबू नहीं आते थे, क्योंकि ये बड़े बासूल आदमी हैं और ये कानून, किताब और कायदे से हिलने वाले शख्स नहीं है। और मैं इन्हें तकरीबन 1.5 से जानता हूँ, याद अल्लाह भी है, लेकिन मैंने फिर कहा है कि ये सियासत पे बात नहीं करते थे। ये एक असूल के ताबे चलने वाले आदमी हैं। सिंध के लोग बशीर मेमन साहब और इनकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होना इस मुल्क में कोई गुनाह या जुर्म या गैर कानूनी काम नहीं है। तो PMLN की एक शाह मोहम्मद शाह साहब सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायदे मुस्लिम लीग उसको अप्रूव करेंगे, उसमें हमारे साथ सारे पुराने नए साथी मिक्सड होंगे। डोंट वरी, आप फिक्र ना करें, हम अपने साथियों को लुका कराची के मसाइल की जिम्मेदार किस जमात को आप समझते हैं, और दूसरा जो गाय दूध देने वाली गाय है उसका चारा किसने चुराया था? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मसाइल की जिम्मेदारी किसी पर आपको डालनी है तो ये पेशावराना सहाफत के साथ भी ज्यादती होगी और दयानतदाराना सियासत के साथ भी ज्यादती होगी। इसको इतना ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, है ना? इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें। आगे की बात करते हैं ना, तो मैंने कहा ना कि पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। एक वसीतर पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। उसके लिए भी वसीतर मफाहिमत और वसील बुनियाद इश्तराक अमल की जरूरत है। इसी तरह उसी कौमी इत्तफाक राय में कराची का एक नुमाया जिक्र और नुमाया किरदार होगा, क्योंकि कराची कौमी शहर है। कौमी इत्तफाक राय की बात करें, कौमी मईशत की बात करें और कौमी सियासत में भी कराची के अर्बन एरिया के वोट अक्सर और बेशतर बहुत मैटर करते हैं। इसी तरह कराची 60% अगर रेवेन्यू देता है, मुस्तफा भाई ने तफसील दी कि भाई कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, तो इसका मतलब यह है उसके बावजूद हम आज ये क्लेम करने आए नहीं कि हम नंबर 1 है या कौन है, ठीक है ना? छीना झपटी हुई बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने, 5% पर मेयर बन जाता है कोई, तो क्या ये क्लेम आप लोग इसको तरजीह में कह देंगे कि हाँ ये उनका शहर है? ये झगड़ा छोड़ें। कराची के जुमला मसाइल के हल के लिए भी उसी कौमी इत्तफाक राय में कराची पर भी एक कौमी इत्तफाक राय करना होगा। फारूक साहब, एक सवाल बताइएगा कि आमतौर पे हमने ये देखा है कि जब नून लीग या कोई भी जमात भाई फारूक साहब बताइएगा जो है वो जब भी आपस में तो कर लो पहले। आमतौर पर राब्ता कमेटी की मीटिंग भी होती है, टाइम लिया जाता है। कल शहबाज शरीफ साहब का कॉल गई है, आज आप आ भी गए हैं, इंतखाबी साथ भी हो गया, तो ये सब कुछ तय था या मुख्तलिफ हल्कों की तायद भी है? यार आपको ये बताएं कि ये कितने दिनों से ये बात चल रही थी? आपको तो जब फाइनल रस्म हुई वो बता दी ना, कल की और आज की। बड़ी लंबी बात बताएंगे पहले कैसे शुरू हुआ, कहाँ से बात। पॉलिटिकल शेयर मिलेगा आपको पंजाब में? चलो एक मिनट तसल्ली कर देता हूँ मैं आपको। भाई देखो, सुन लिया ना, तुम्हारा सवाल सुनने पहले सुनो। भाई आप खुद कह रहे हो कि एलिगेशन था 2018 में, तो एलिगेशन का जवाब क्यों मांग रहे हो यार? एलिगेशन ही था, खुद ही कह रहे हो एलिगेशन था। दूसरी बात ये कि भाईजान, अगर ये इस तरह से अगर हम
آپ کو کل پتہ چلی ہوگی، اس کا مطلب کل ہی بات ہوئی ہے، ایسا چکر نہیں ہے، ایسا نہیں، ساری باتیں آپ کو جس دن پتہ چلے اسی دن سے بات ہو رہی ہوگی، بہت پہلے سے بات ہو رہی تھی۔ دیکھیں، آپ نے اگر غور سے بات کسی دوست نے اور نے بھی سنی ہوتی، باقیوں نے سنی ہے، میں نے یہ تکرار سے کہا ہے، مقرر کہا ہے کہ جب ہم پچھلی حکومت کی حکومت سازی میں جا رہے تھے، ہم نے چارٹر بھی دستخط کیا تھا، تبھی ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ اگلے انتخابات میں اگر اللہ کو منظور ہوا ہم اکٹھے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔